मध्यस्थ दर्शन प्रणेता श्रद्धेय ए नागराज बाबा जी को शत शत नमन। 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। कल के सत्र का सार रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पायल दीदी को। पायल दीदी, आपका स्वागत है। तो कल मूल्यों की पहचान बढ़ने पर हमारी शिष्टता बढ़ती है। और भैया ने फिर 4 मूल्य कहे थे। शिष्ट मूल्य, स्थापित मूल्य, मानव मूल्य, जीवन मूल्य। प्र- प्रत्येक ऐश्वर्य पर वस्तु तैयार करते हैं, वो सद्वे के लिए है, संग्रह करना आवश्यक नहीं है। परिवार में 3 पीढ़ी संस्कार के लिए बनी रहे, उसे सद्वे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जन्म दिवस सेलिब्रेट करते हैं, वो संस्कार के रूप में बना रहे इसलिए खर्चा करते हैं। और बाकी के सेलिब्रेशंस यानी अ, अ, शादी और वो सारे जो सेलिब्रेशंस करते हैं हम, वो संस्कार के रूप में बने रहे उसलिए खर्चा करते हैं। और संस्कार के रूप में खर्चा करे उसे सद्वे कहते हैं। और स्वस्थ स्वास्थ्य संयम शरीर जागृति के लिए बना रहे, आ, वो सद्वे है। संस्कार में संसार में सच्चाई बनी रहे उसे सद्वे कहते हैं। जो व्यक्ति संस्कारी होगा वो खर्चा कैसे कर सकता है। और परिवार में हम आजकल देखते हैं, भैया ने एक एग्जांपल दिया था कि संबंधी से झूठ बोलता है, उस पे विश्वास नहीं करता है, इसलिए उनसे छुपाते हैं कि जो भी फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो छुपाते हैं कि ये ज्यादा खर्चा ना कर ले उसकी वजह से। तो ये सारी सिचुएशन हम अभी फेस करते हैं। और फिर भैया ने बाबा जी की फैमिली का एग्जाम्पल दिया था। और मैं चाहूंगी कि अब से सेशंस में वो रहे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था मेरे लिए। कि उससे एग्जाम्पल से हम कनेक्ट कर सकते हैं ज्यादा। और अनन्यता का एग्जाम्पल दिया था कि जब भी बाबा जी के घर पे कोई भी जागृति के लिए आता था व्यक्ति, उससे हर एक फैमिली मेंबर अपना ही समझते थे, क्योंकि वो जागृति पूर्णता के लिए है। और उससे ही अनन्यता कहते हैं। अनन्यता का डेफिनेशन मैंने लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति को जागृति पूर्णता के अर्थ में देखना। और वहां बोला था भैया ने कि कितने भी लोग हो, कभी भी कमी नहीं रहती थी, सब अपने ही समझते थे, तो अभाव भी नहीं रहता था। बस इतना ही रखना चाहती हूँ। सॉरी, रहता था नहीं, अभी भी नहीं रहता है। वो भाव से ही फैमिली देखती है ना, तो वो कंटिन्यूटी रहती है। थैंक यू। बढ़िया, बहुत ही अच्छा। और कोई हाईलाइट कल का? अब पूरी अपनी जितनी चर्चा हुई है उसको जोड़ करके हाइलाइट्स प्रस्तुत हो, ऐसा भी देखिए। एक हाइलाइट लेते हैं और
भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते। हाँ हाँ भैया, मुझे सबसे अच्छी बात कल की ये लगी कि वह क्यों किया जाए, है ना। तो अभी हमने संस्कार के लिए कोई व्यय नहीं करा है। संस्कारों की परंपरा बनी रहे, हम संस्कारित हो सबसे पहले तो हमारे अंदर आए, है ना। उस तरह से परिवार में और समाज में हम संस्कारों के संवर्धन के लिए व्यय करते हैं, वो सद्व्यय है। तो जैसे शिविरों का आयोजन है, या हम लोग गोष्ठियां करते हैं छोटी छोटी, इसमें जो व्यय करते हैं वो सद्व्यय है। और ठीक है, वस्तुओं के रूप में कुछ चीजें लगती हैं, मगर सबसे पहले तो वही मुझे समझ में आया, भाई हमारी क्रिया शक्ति है ना, उसका सद्व्यय हो, हमारी इच्छा शक्ति का सद्व्यय हो। ज्ञान शक्ति तो बात की बात है, लेकिन हमारी क्रियाशील जो क्रिया शक्ति है उसका हम सद्व्यय करें। ये मुझे क्लिक हुई, बहुत अच्छी बात है। तो और ये जो बात हुई कि पृष्ठभूमि, मतलब एक वाली बात है, तो पृष्ठभूमि कुछ भी तो हम अध्ययन करते हैं, चार आयाम वही हैं कि संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, ये समझना है। तो व्यवस्था मतलब परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के पांच आयामों को समझें। लक्ष्य हमारा क्या है? समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व। इसको हम लक्ष्य के रूप में स्वीकारें, तब हम समाज के पांच आयाम, 10 सोपानी व्यवस्था और सामाजिकता के चार आयाम मतलब संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था समझ में आती है। तो और चूंकि वस्तु मूल्य की बात हो रही थी, इसलिए हम लोग अभी व्यय और सद्व्यय पे हम लोग काफी चर्चा करें। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसमें एक मेरा क्वेश्चन आया था, अलंकार वाली भैया जो बात होती है ना, आहार आवास अलंकार। तो अलंकार जैसे परिभाषा में तो वस्त्र के रूप में समझ में आया मुझे, है ना। तो बाकी जो सामान रहता है घर में, है ना, भाई बैठने के लिए कुर्सी टेबल चाहिए, वो अलंकार में आएगा कि नहीं आएगा, है ना। किचन में आएगा। सामान चाहिए, है ना, आएगा ना अलंकार में। अरे हाँ। हम्म, ठीक। तो यही बात मुझे लगी कि समझें और अभ्यास करें, समझें और अभ्यास करें। और उसके लिए कई सूत्र हैं, तो सूत्रों का विश्लेषण करें, और अभ्यास के बिना तो मूल्य स्पष्ट नहीं होंगे। ये समझ में आया। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छे से कनेक्ट हो रहा है। 2-3 मिनट का समय और है, और कोई व्यक्त करना चाहे, एक एक दो और हाईलाइट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा, पूरा जोड़कर हाईलाइट हो जाए। और मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी थी, जो जैसे माँ रहती है, अभी तो जागृत नहीं है हम सब, तो आता है कि हमने इतना किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, है ना। तब तो हम शिष्टता के साथ रहते हैं, और जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, तो ये भाव आने लगता है, हमने इतना किया, दूसरे ने कम किया, तो संकीर्णता आने लगती है, फिर उदारता गायब हो जाती है। ममता सूत्र से वही बात, बाबा जी के अनुप्राणित रहते हैं, तो उदारता रहती है, अदरवाइज गायब हो जाती है। तो फिर ये बात हुई थी, कर्तव्य दायित्व वहन करने का क्या कोई प्रतिफल होता है? तो प्रतिफल तो मुझे लगता है संतुष्टि वाली बात हुई, है ना। तो वही बात है, अभ्यास, इसके तो स्मरण रहे हमेशा, है ना, स्मरण के साथ हम अभ्यास करें, उसकी मानसिकता तैयार करें। तो भैया मानसिकता में आशा, विचार, इच्छा तीनों ही आएंगे ना? जी। जी। या बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तो जैसे समीक्षा के बिंदु हैं कि एक उदाहरण अभी जैसे दीदी ने शेयर किया कि वही माँ, बच्चा जब छोटा रहता है तब उदारता
से व्यक्त होती है, और वही माँ समय के अंतराल के बाद ये उदारता क्षीण होते जाती है। ये समीक्षा का बिंदु है। तो इस एक समीक्षा के उदाहरण से हम इस निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि ये मूल्य बीज रूप में रहते जरूर है, परंतु यदि इनका विकास नहीं हुआ तो जो एक एक और सामान्य सी समीक्षा है कि बचपन से हम खुश रहते, और जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे चिंता और भय से ग्रसित होकर के जो हमारी शरीर यात्रा का अंतिम पड़ाव है वो फिर वो जैसा होता है वेदनामयी, ये हम सबके देखने में है ही। इसलिए बचपन से ही मूल्यों का रोपण क्रिया आवश्यक है, और वो मूल्य रोपण के लिए बचपन सहज रहता है, जिसमें न्याय की याचना रहती है, सही कार्य व्यवहार की इच्छा भी रहती है, और सत्य वक्ता के रूप में प्रत्येक बालक जो परिवार में जन्म लेता है उस बालक में ये दिखाई देता है, और इसे हम सीधे सीधे मध्यस्थ क्रिया के प्रभाव के रूप में देख सकते हैं। और इसीलिए चेतना विकास रूपी संस्कार बचपन से ही आवश्यक है। और साथ में मूल्य शिक्षा। तो अब हमें यह भी स्पष्ट हो रहा है कि मूल्य शिक्षा का मतलब प्रवचन नहीं है। मूल्य शिक्षा का मतलब परिवार में उपदेश नहीं है, यानी बच्चों को जो उपदेश दिया जाता है। और मूल्य शिक्षा का मतलब परिवार में बच्चों को करो ना करो ये पद्धति नहीं है, ये विधि भी नहीं है। तो जैसा अभी पूर्णिमा दीदी ने हमें याद दिलाया कि विधि है शक्तियों का जागरण, क्रिया शक्ति जागरण, इच्छा शक्ति जागरण, और ज्ञान शक्ति जागरण। और ये जो शक्ति, ये कैसे पता लगती है? तो मूल्यों के अभ्यास से शक्तियां पता लगती है। अभी पिछले 2-3 सप्ताह से जैसे हम मूल्यों पर चर्चा कर रहे हैं, और जैसे ही हमारा मूल्य पर ध्यान जाता है हमें ऐसा लगता है जैसे हमें कोई शक्ति मिल रही हो, प्रेरणा मिल रही हो। तो ये जो हमें शक्ति का एहसास होता है, हम प्रेरित होते हैं, तो ये जो प्रेरणाएं हैं, शक्ति है, इसका अंतर्नियोजन की विधि, वैसा व्यवस्था, यही शिक्षा है। और इसके लिए जो एक पोषक वातावरण तैयार होता है उसे हम संस्कृति और सभ्यता कहते हैं। इस प्रकार से हम मूल्य शिक्षा को समझ सकते हैं।
तो आज हम एक एक करके शिष्ट मूल्यों की पढ़ाई शुरू करते, और इसके पूर्व में हमने शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य, ये जो कनेक्ट है, इस कनेक्ट को स्मृति में, स्मरण में रखते हुए काम करते हैं। तो वस्तु मूल्य की पहचान जैसे हमने समझने का प्रयास किया कि वस्तु मूल्य स्पष्ट होना मतलब यह वस्तु किसी मानव ने श्रम पूर्वक, प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम पूर्वक ये वस्तु तैयार हुई है और उसमें श्रम हुआ है, और ऐसे श्रम मूल्य का हम विनिमय करते, और विनिमय से हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते। तो इसमें एक और मानव के अध्ययन से एक और मुद्दा ये भी हमारे स्मरण में रखने की एक आवश्यकता है। मानव कल्पनाशील है और कर्म स्वतंत्र है। तो वस्तु मूल्य मतलब मनाकार को साकार करना। तो मानव की कल्पना में प्राकृतिक ऐश्वर्य आता है। अब चेतना विकास मूल्य शिक्षा इस पद्धति से मानव की कल्पना में प्राकृतिक ऐश्वर्य आता है, और यदि चेतना विकास नहीं है उस स्थिति में प्राकृतिक ऐश्वर्य नहीं आता, केवल प्रकृति। और प्रकृति फिर जैसा अभी हम देख ही रहे हैं, भोग उपभोग की वस्तु है, ऐसे आ रहा है। क्योंकि एक ध्यानाकर्षण है बाबा जी का, प्राकृतिक ऐश्वर्य का मूल्य शून्य है, इसलिए कि वह मानव निर्मित नहीं है। इसका मतलब मूल्य की पढ़ाई में एक और ध्यानाकर्षण कि यह मानव कृत है, यानी मानव काम करता है। क्या काम करता है? तो मानव समझने का ही काम करता है वास्तविकताओं को, और उन वास्तविकताओं में प्रकृति है। तो प्रकृति को मानव समझता है, तो प्रकृति की एक एक कृति को देखकर उनमें जो नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है, इसको देखकर मानव आश्चर्यचकित है, प्रकृति की व्यवस्था को देखकर आश्चर्यचकित है। और ये जो व्यवस्था जो पहले से है, इस व्यवस्था में जीने के लिए जिस भाव से काम करता है, उस भाव से कल्पना में प्राकृतिक ऐश्वर्य को, तो अब ये प्राकृतिक ऐश्वर्य कोई काल्पनिक तथ्य नहीं है, ऐसा है ही। और उसमें कर्म स्वतंत्रता को अप्लाई करते हुए वस्तु की निर्मित करता है, तब मूल्य होते हैं। तो
जो हमने नहीं बनाया उसका मूल्य शून्य ही है। ये कितनी सुखद और एक मानव की मर्यादा दर्शाने वाली ये स्थिति है। इसलिए प्रकृति के साथ भी शिष्टता। हम अपनी आवश्यकता को पहचानते हुए और उसमें प्राकृतिक ऐश्वर्य में से ऐश्वर्य में से भी हम चुनाव करते हैं, और वह चुनाव जिसे हम कहेंगे कि धरती की सतह का चुनाव है। सतह पर जो उपलब्ध है वही चुनाव है। ये भी चेतना विकास का लक्षण है। अविकसित चेतना में हम धरती की सतह को ओपन कर रहे हैं, और धरती क्षत विक्षत हो गई। आज धरती क्षत विक्षत है। सरफेस के नीचे डीप हम गहरे चले गए, और परमाणविक शक्ति के लिए हम यूरेनियम तक भी लेके आए। कार्बन हवा में आ गया। तो ये तो प्राकृतिक ऐश्वर्य की समझ हमें नहीं है, इसलिए हमने प्राकृतिक ऐश्वर्य को गंवा दिया है। आज की स्थिति तो एक जगह और समीक्षा बाबा जी ने की। शेख चिल्ली जिस डाल पर बैठा था उसी को काटना, ऐसा उन्होंने कहा। तो जिस सतह पर, जिस ठोस सतह पर हम लोग ज्ञान अवस्था की इकाई है, उस सतह को ही हम क्षत विक्षत कर रहे हैं। और यही हमारे अध्ययन का बिंदु भी है। तो धरती का तापग्रस्त होना तो क्या ऐसे ही चलेगा? तो मौलिक रूप में जो हमने पहला एक डिस्कशन किया था, चर्चा किया था, मौलिक रूप में क्या धरती ऐसी ही है, तापग्रस्त? अब तो जो पीढ़ी आगे आएगी शायद वो यही कहेगी कि यही है, ऐसा ही है। तो मौलिक रूप में धरती कैसी है? मौलिक रूप में धरती मानव के रहने योग्य है, अब ठीक कहना होगा। इसलिए प्राकृतिक ऐश्वर्य को मौलिक रूप में समझकर जब उसको एक एक करके समझना शुरू करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये क्या वास्तविकता थी और हम इसे क्या समझ बैठे। तो अब केवल ऐसे क्या समझ बैठे, ये दुखी होके तो काम नहीं चलेगा। अब यदि ये ठीक होना होगा तो निर्णय होता है कि धरती को ठीक करना है या हमें ठीक होना है। तब हमें ठीक होना है ये स्वीकार होने पर हमें ठीक होने की प्रेरणा कैसे बनेगी?
तो हमें ठीक होने के लिए प्रेरणा यही है कि हम अपनी मौलिकता को समझते हैं। तो हमारी मौलिकता है प्राकृतिक ऐश्वर्य पर कल्पनाशीलता, ये प्राकृतिक ऐश्वर्य हमारी कल्पना में आना, और हम कर्म स्वतंत्रता के प्रयोग से हम कोई वस्तु निर्मित करते हैं, उसमें जो श्रम नियोजित होता है उस श्रम को हम विनिमय करते हैं और हमारी आवश्यकता की पूर्ति हम कर लेते हैं। एक अब इसके लिए जो शिष्टता है, एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण शिष्टता का। जैसे रोज हमें सब्जी लगती है, तो अब हम सब्जी खरीदने आज तो मार्केट ही जाते हैं, सभी लोग मार्केट में जाते हैं। तो अब कुछ कुछ हमारा ध्यान जाने लगा है कि मार्केट में जाने पर हम उन लोगों से सब्जी खरीदने का प्रयास करते हैं। अब ये शिष्टता कैसे अप्लाई होती है उसका उदाहरण है। हम उन लोगों से खरीदने की कोशिश करते हैं जो प्रोड्यूसर है। तो एक प्रोड्यूसर की शिष्टता मतलब जो सब्जी उत्पादन करता है उस व्यक्ति की शिष्टता, और जो सब्जी का ट्रेडिंग करता है, व्यापार करता है, उस व्यक्ति की शिष्टता, दोनों में थोड़ा सा तो अंतर आता है। वो अंतर दो तीन मैं हाईलाइट करता हूं शिष्टता के उदाहरण। वस्तु तो वस्तु है, तो जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, उससे जब वस्तु हम खरीदते हैं तो इन जनरल उसका काटे पर उतना ध्यान नहीं रहता। यानी मान लीजिए 1 किलो लेना है, 2 किलो लेना है, तो ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा दे दे या बहुत कम दे दे, लेकिन यदि प्रोड्यूसर है, चूंकि वो उसको पता है इसका उत्पादन, तो वो कांटे से थोड़ा ज्यादा भी हो तो उसे वो माइंड करता हुआ नजर नहीं आता। परंतु जो उत्पादन नहीं करता है और उसका व्यापार करता है, ऐसे व्यक्ति में कांटे का डर बना रहता है, भय। भले दिखने को वो ज्यादा कर दे, परंतु वो जो कांटा है सचमुच में कांटा ही मन में रहता है, उसका डर रहता है। क्योंकि ज्यादा चला गया तो फिर कैसे आएगा, तो वो लॉस। और जो प्रोड्यूसर है उसको पता है कि ज्यादा चला भी गया तो फिर भी आ जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर यानी उत्पादक स्रोत के साथ है, इसलिए उसमें फिर से नहीं आने का भय नहीं है। उसे उतना ही लगता है कि जितने का खर्चा हो गया, घर चल जाए, उतना खर्चा निकल आए। शायद इस प्रकार की मानसिकता रहती है। ये एक देखने की दृष्टि बता रहा हूं, बहुत ही उसको अपन, जिसको हम कहेंगे ना, तर्क की और कसौटियां करेंगे तो शायद कुछ भी उदाहरण ठहर भी नहीं पाएगा। तो ये जो देखने की दृष्टि है हमारी, अब एक और उदाहरण इसी में ही, यदि उसमें से कोई हमें ये पता लगे कि ये अच्छी और ताजी सब्जी है,
जिसको हम क्वालिटी कहते हैं। तो अगर हमें वो चाहिए तो हम शिष्टता को हम ये अपने में ही देखते हैं कि हम फिर वो वस्तु चाहिए तो शिष्टता से प्रस्तुत होना होगा। शायद ऐसा नहीं होगा कि पैसे हमारे जेब में है और वो जो ताजी सब्जी चाहिए चूंकि पैसे देकर और हम उसे ले सके, उसमें हम शिष्टतापूर्ण ढंग से प्रस्तुत होते हैं, तो उतने क्षणों में जिनसे भी हम ये ले रहे हैं, भले ही आज पैसे से हम लेन देन करते, जिससे हम वो वस्तु ले रहे हैं उसके मन में हमारे प्रति एक भाव जगता है। उसको ऐसा अनुमान होता है कि ये जो भी भाई बहन मेरे से ले रहे हैं ये कुछ अच्छे व्यक्ति मालूम पड़ते हैं, क्योंकि उनमें एक शिष्टता प्रवाहित होती है। अब वो जो शिष्टता है उसमें दो चार और भी आती है, हालांकि ये सब प्रोड्यूसर के पास है चर्चा कि अच्छा इस बार अच्छा उत्पादन हो गया, अच्छी सब्जी आ गई। दो बार दो चार बातें हम उस प्रक्रिया की तो करते हैं, यानी वो जो उसमें श्रम निहित है उस श्रम के बारे में हम बात करते, तो उस व्यक्ति को ये भी अनुमान में आता है कि अच्छा ये व्यक्ति जानता है इस श्रम को। तो जैसे ही उसे ये कनेक्ट होता है कि नहीं ये तो मेरे श्रम का भी मूल्यांकन हो रहा है, उस स्थिति में एक संबंध स्थापित होने की स्थिति बनती है। यही वो कनेक्ट है। फिर पैसा गौण है, और अगर इसकी एक निरंतरता रहती है, यानी हम रोज व्यक्ति नहीं बदलते सब्जी के लिए, तो अगर हमारे मन को भी वो भा गया कि उसने दो चार हमें ज्यादा ही दे दिया देने वाले ने, तो हमारे मन को भी वो भाता है, क्योंकि ये जो लाभ की स्थिति है ये उससे ऊपर चला गया। अभी कहां चला गया नहीं पता, लेकिन कुछ तो अधिक हो गया। हमने जितने पैसे दिए उससे अधिक हमें आ गया। ये अधिक वाला ये हमारे में एक हलचल पैदा करता है। क्यों दिया अधिक? ये सब मैं विचारशील संवेदनशील लोगों की बता रहा हूं। तो अब धीरे धीरे जीवन शैली में भी फर्क नजर आ रहा होगा। ये जो हम मॉल में या आदि आदि जगहों पर, हालांकि सब जगह व्यक्ति ही काम करते हैं, परंतु जहां ये संबंध की जगह हटा दी गई वहां ये सब घटता तो नहीं है। जहां हम शिष्टता पूर्वक आदमी आदमी में जहां ये संबंध की बातें होती हैं और उसमें ये वस्तु विनिमय होता है, वहां कुछ शिष्टताओं की शिष्टता के व्यवहार की ये कुछ झलकियां हमें देखने को मिलती है। तो यदि हमको वापस सब्जी खरीदना है तो हमारी आंखें जहां ये एक प्रकार से संबंध की झलक हमें मिली, फिर वही व्यक्ति को हमारी आंखें ढूंढती हैं और हम पुनः वही भाव हमें मिले इस अपेक्षा के साथ पुनः वही दुकान पर या वही जो व्यक्ति रहता है, हालांकि प्रोड्यूसर ही। अब ऐसा भाव जो व्यापार करता है उसमें भी रह सकता है, परंतु उसमें वो कांटे का डर तो बना ही रहता है। उसको वो ऐसे तत्काल लगता है ऐसे सबको दे दूंगा तो फिर मेरा तो लॉस ही होगा, फिर मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा, ऐसी स्थिति है। पर जो उत्पादक है उसको पता है ये तो और आएगा। तब फिर हम गए, और अगर ऐसा लगातार होता रहे तो एक संबंध विकसित होता है, और फिर किन्हीं दिन
मान लीजिए हम पैसा भूल गए घर, और हम पहुंच गए व्यक्ति के पास, सब्जी लिए, और फिर हमने देखा कि अरे पैसे भूल गए। तो जिनके साथ ये शिष्टता प्रस्तुत हुई है, फिर उस व्यक्ति से भी हम सुनते हैं कि अरे कोई बात नहीं, आप कल दे दीजिए, परसों दे दीजिए, अभी तो सामान ले जाइए। ये शिष्टताओं के, क्या कहें इसको, आज की डेट में ये तो चमत्कार है। बिना पैसे के कैसे कोई देगा? हम तो शुरू ही ऐसा किए थे कि भाई बिना पैसे का तो आज कुछ नहीं होता। घर में, घर से बाहर निकलने के लिए निकलते हैं तो जो टटोला जाता है, पास रखा जाता है, वो है पैसा। बाकी कुछ हो ना हो, पैसा जरूर हो जेब में, नहीं तो कौन पहचानेगा अपने को। आज की स्थिति तो ऐसी है। ऐसे में हमारी, जिसको हम कहेंगे जीवन आवश्यक वस्तु, सब्जी जीवन आवश्यक वस्तु हो गया ना आज की भाषा में, वो बिना पैसे के मिल जाए, ये क्या चमत्कार हुआ। ये चमत्कार है शिष्टता का। उसे ये डर नहीं है कि ये तो पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा, हमारा पैसा डूब जाएगा। तो ये जो विश्वास है, उसी का नाम है, ये शिष्टता है, सौजन्यता। अब कल्पना करते हैं, तो मार्केट और हम, ये आज की स्थिति है, इसकी कल्पना करते हैं एक ग्राम की पृष्ठभूमि में, 100 परिवार। तो 100 परिवार में शायद मार्केट नहीं लगेगा, क्योंकि वहां सभी प्रोड्यूसर होंगे, सभी एक दूसरे को देखते हैं, इसलिए वस्तु की आश्वस्ति रहती है। और एक सहज रूप में शिष्टतापूर्ण ढंग से विनिमय होना, यह समझ में आता है। अब जैसे पुनः वापस अपन उसी स्थिति में आते हैं कि हमें अच्छी स्थिति चाहिए, अच्छी सब्जी चाहिए, और हमारे पास पैसे है। और अगर हम अशिष्टता से व्यक्त होंगे, हम एक अपनी कोई स्ट्रेसफुल स्थिति में अशिष्ट होकर के हम उससे व्यवहार करेंगे, तो चाहे कितने पैसे क्यों ना हो, वो व्यक्ति हमें वस्तु देने के लिए बाध्य नहीं है। वो ये कह सकता है कि नहीं देना हमको। फिर हम क्या करेंगे? ये ये है, केवल पैसा हमारे जेब में होने से नहीं चलता। चलो हम उत्पादक नहीं है, कम से कम हम शिष्ट तो हो सकते हैं। सेम, यदि उत्पादक भी है और उनमें शिष्टता नहीं है, तो फिर वो संबंध भी नहीं बनेंगे। तो मानव मानव संबंध में शिष्टता ही अनिवार्य व्यवहार है। अशिष्ट होकर के वो वस्तु नहीं मिलेगा। वस्तु के साथ एक और एक और वास्तविकता है, उसको हम कहेंगे सेवा, जो कि परिवार में हमें मिलती है। परिवार में भी जो सेवाएं हमारे साथ होती हैं, उन सेवाओं में भी यदि हम अशिष्ट हो गए, अशिष्ट होकर सेवाएं नहीं मिलेंगी। तो धीरे धीरे ये समझ में आता है कि जो सेवाएं हमें मिली, शायद हमारे में भ्रम हो गया कि ये हमारा राइट है,
अधिकार है। अब समझ में आता है कि ये राइट नहीं है, किसी भी प्रकार से राइट नहीं है। ये एक भाव की अभिव्यक्ति है, ये सौजन्यता है जो संबंधी के रूप में परिवार में व्यक्त होती है, उसका नाम है सेवा। ये भय मुक्ति की अभिव्यक्ति है, ये विश्वास की अभिव्यक्ति है, तभी सेवा ली जाती है, दी जाती है। इसलिए वस्तु और सेवा, इसका जो अर्पण समर्पण होता है वो शिष्टता पूर्ण ढंग से होता है, तभी ये पहुंचता है। अशिष्ट होकर के ये नहीं पहुंचता। तो ये एक बहुत ही सामान्य सा उदाहरण शिष्टता का दिया, जो अभी के प्रचलन में जिस प्रकार से शिष्टता हमसे छूटती जा रही है और उन शिष्टताओं के छूटने से हमारे में तनाव है, और उस शिष्टता को पहचानने के बजाय हम वस्तुओं पर चले गए, उसमें भी वस्तु मूल्य को नहीं पहचान रहे, केवल वस्तु पहचान रहे हैं, तो उपभोग के हमारी प्रवृत्ति बन गई। और चूंकि पैसे हमारे पास है अब, और हम सोचते हैं कि पैसे से हम उपभोग करके जिंदगी काट लेंगे, ऐसा परिवार में तो असंभव। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो ऐसा सोच विचार वाला व्यक्ति परिवार से उपेक्षित रहता है, भले ही रहे छत के नीचे, पर उसे साथ रहना नहीं कहते। ऐसा तो आज की स्थिति है। इसलिए वस्तु मूल्य, शिष्ट मूल्य, स्थापित मूल्य, मानव मूल्य, जीवन मूल्य, ये मूल्य की सीढ़ी है जागृति तक पहुंचने के लिए। तो आइए हम इन शिष्टताओं को एक एक करके समझते हैं। अब हमें समझ में आ गया शिष्टता की जो मर्म स्थली है, हृदय स्थली है, वो है लक्ष्य। ये जो मूल्य रूपी भाव भले ही बीज रूप में हमें मिले हैं बचपन से, इसमें जो हमें शक्ति जगती है, उसका अंतर्नियोजन होगा जब हम लक्ष्य को पहचानेंगे। तो शिष्ट मूल्यों का, वस्तु मूल्य का जो मर्म स्थली है वो है लक्ष्य की पहचान। ये पक्का है कि लक्ष्य के बिना कोई शिष्टता हमसे बनेगी नहीं। और लक्ष्य है समाधानित होना, समाधान समृद्धि, ये लक्ष्य है। समझदार होना, ये लक्ष्य है। यही मानव लक्ष्य है। तो हम मानव लक्ष्य की पहचान करते हैं और हम अब शिष्टताओं को समझते हैं। तो शिष्ट मूल्य है सौम्यता, स्थापित मूल्य है कृतज्ञता। तो सौम्यता को कहा स्वयं स्फूर्त प्रणाली, पद्धति से स्वयं का नियंत्रण। यदि स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो जरूर, किसी को अगर आता हो तो। ये जो अध्ययन बिंदु का पृष्ठ 22 है, उसमें ये शिष्ट मूल्य है, तो उनकी परिभाषा यदि सामने रहेगी तो हमारे लिए एक अच्छा सहायता हो सकता है। यदि जिस किसी को भी बनता हो प्लीज उसको शेयर कीजिए।
तो सौम्यता, स्वयं स्फूर्त प्रणाली, पद्धति से स्वयं का नियंत्रण। तो अब हमें यहां प्रणाली और पद्धति ये समझना होगा। प्रणाली है और पद्धति है, उसमें एक चीज कॉमन है, वो है लक्ष्य प्राप्ति की जो कड़ियां हैं, एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है। तो अभी हम शिक्षा की चर्चा करते हैं। तो प्रणाली का मतलब है विषय वस्तु, और पद्धति का मतलब है जो विधि हम अपनाते हैं। तो अब परिवार में 3 पीढ़ी साथ है, तो प्रणाली क्या होगा? तो प्रणाली है कि हम 3 पीढ़ी मिलकर किस प्रकार से परिवार को सजाते हैं। तो अब ये जो परिवार को जो सजाने वाला क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप को हम संस्कृति कहते हैं। तो परिवार की संस्कृति ही परिवार की प्रणाली है। संस्कृति कैसे? तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कड़ी से कड़ी जुड़ा रहता है परिवार में, उन कड़ियों में, जैसा मैंने कल आपको शेयर किया था, हम उत्सवों को सजाते हैं। उसमें ये सभी संस्कार के उत्सव रहते हैं। तो जन्म से लेकर तो मृत्यु तक। और ये जो प्रणालियां हैं, इसमें कौन क्या व्यवहार करेंगे, ये प्रणाली सजी रहती है। तो एक अभी जो स्थूल नजर आता है, स्थूल बता रहा हूं, एक है ज्येष्ठता, यानी आयु के अनुसार जो ज्येष्ठ रहते, उनके साथ एक व्यवहार प्रणाली रहती है। जो छोटे रहते हैं, आयु अनुसार एक व्यवहार प्रणाली रहती है। तो छोटा भी परिवार में एक विषय वस्तु है, प्रौढ़ भी एक विषय वस्तु है, और वृद्ध भी एक विषय वस्तु है। क्योंकि हमें आज तो शिक्षा के लिए काम करना है, इसलिए हमें परिवार में विषय वस्तु क्या है, उसकी अरेंजमेंट कैसी है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। और ये अरेंजमेंट अब हमें ठीक भी करनी है। और उसमें जो पद्धति है, वो पद्धति है जिसे हम कहेंगे कि मूल्य मूल्यांकन। उसकी मर्मस्थली है चेतना विकास। उसके मूल में है परिवार का प्रत्येक सदस्य जीवन रूप में है। और ये जो प्रवृत्तियां हैं, इन प्रवृत्तियों का परिमार्जन, ये पद्धति है। तो इस प्रकार से परिवार में उत्साह और उत्सव, ये कड़ियां हैं। लक्ष्य प्राप्ति की ये कड़ियां हम यदि सजा पाते हैं, तो फिर एक जीवन शैली का स्वरूप समझ में आता है। और उसमें सौम्यता कैसे, शिष्टता कैसे आती है, तब प्रत्येक सदस्य, विशेष करके वरिष्ठ सदस्य, यथार्थता के स्रोत को जीवित रखते परिवार में, है ना। अगर हम आज की हमारी परिवार की जीवन शैली देखें, तो उसमें यथार्थ पता नहीं लगता है, और उसी का तनाव है। यथार्थ पता नहीं लगता है कैसे? अगर हम बच्चों की दृष्टि से देखें, तो बच्चे अनेक प्रश्न पूछते हैं परिवार की जीवन शैली पर। और आज का जीवन शैली तो सामान से भरा हुआ है।
तो प्रत्येक सामान जो आवश्यक है अनावश्यक है उसके बच्चे तो प्रश्न पूछते हैं, और हम यथार्थ शायद ही उत्तर दे पाते हो। जो उत्तर आता है वो यथार्थ नहीं है। जो उत्तर आता है वो है भोग और उपभोग, अतिभोग, बहुभोग, ये उत्तर है। है कि नहीं? तो जो उत्तर यथार्थ नहीं है, उसके स्रोत पता नहीं, तो उसका एक तनाव आता है। अब इस तनाव से फिर क्या आएगा? सौम्यता आएगी कि उग्रता आएगी? तो दिखाई देता है कि उग्रता। अब इस उग्रता को कैसे निकाले? किसी व्यक्ति को पसंद नहीं है उग्रता, हम भी फिर प्रतिक्रिया में उतर आते हैं। मिल तो रहा है इस प्रकार का भाव, अनियंत्रित मिल तो रहा है, और कितना चाहिए? तो अब तो स्थापित मूल्य की जगह रिक्त है। तो ये जो शिष्टताएं हैं ना, ये सभी नकली शिष्टताएं जो ओढ़ी हुई रहती हैं, ये सब फिर कहाँ जाती पता नहीं, हवा हो जाता है सब, और हम उग्र होते हैं। तो स्थापित मूल्य कृतज्ञता है, तभी सौम्यता है। परिवार में यदि संघर्ष है आपस में, इसका मतलब है हम कृतज्ञ नहीं हैं, तभी परिवार में आपस में संघर्ष है, संबंधों में संघर्ष है। संघर्ष कह रहे, इसका मतलब जो प्रवृत्तियां हैं, तीनों पीढ़ियों की जो प्रवृत्तियां हैं, उसमें आपस में तालमेल का अभाव। मतलब क्या हुआ? अब थोड़ा डीप चलते हैं। ये तालमेल, ये ऊपरी ऊपरी नहीं, नकली टाइप में। ये तालमेल का मतलब है परिवार का जो अरेंजमेंट है, प्रणाली और जो पद्धति है, उसमें ही गहरे मतभेद रहना। और सारा झगड़ा किस लिए? ये जो संग्रह सुविधा है, जो पैसे हैं, उसके लिए। तो पैसा कोई अरेंजमेंट नहीं है इस फैमिली में, या संग्रह सुविधाओं से भरा हुआ परिवार, ये कोई अरेंजमेंट नहीं है। क्या समझने को मिलता है उससे? और ये सब पाने के लिए जो संघर्ष का चित्र छोटे बच्चों के सामने हम दिखाते हैं, उसका ये तनाव है कि छोटे बच्चे भी पेरेंट्स को आज उल्टा जवाब देते हुए नजर आते हैं। वो है उग्रता। तो स्थापित मूल्य क्या है? प्राप्त सहायता, उपकार के प्रति स्वीकृति, प्रसन्नता व निरंतरता की स्वीकृति है। किस लिए सहायता? हम ये भी देखें कि क्या बिना सहायता के कोई व्यक्ति बढ़ भी पाएगा? पाना क्या है? तो अब लक्ष्य समझ में आता है, समाधान के लिए सहायता। इसलिए एक जगह पर बाबा जी ने एक उदाहरण दिया कि माता पिता बच्चों पर उपकार करते। आज तो मुझे लगता है ये उपकार की भाषा क्या से क्या अर्थ हो गया।
तो परिवार में पैदा होने से अधिकार मिलता है ऐसा नहीं ना। कितने अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट्स हैं। हमें अब अपने मानसिकता की पुनर्रचना करना होगा। और उसके लिए ये जो शिष्टता है, इस शिष्टता के अभ्यास करने होंगे। वो है सौम्यता। आज मैं जो भी हूं उसके मूल में सहायता हुई है। जिस भी समाधान की ओर मैं अग्रसर हूं, आगे भी सहायता होगी। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक सहायता बनी रहेगी, और जब पूरा होगा तो सहायता करनी भी है। ये सौम्यता। और यही एक बिंदु माता पिता और संतान में अटका रहता है। कौन सा? माता पिता को यदि ये दिखाई देता है कि संतान अपने प्रति कृतज्ञ है, तभी उनका मानसिक स्थिति ठीक रहता है। और जैसे उनको लगता है कि ये कृतज्ञ नहीं है, तो उनका भी मानसिक स्थिति बिगड़ जाता है। माता पिता और संतान, शिक्षक और विद्यार्थी, साथी और सहयोगी, ये जो स्थापित संबंध हैं, इन स्थापित संबंधों में जो स्थिरता का बिंदु है वो है कृतज्ञता। तो सौम्यता हुई, स्वयं स्फूर्त। ये स्वयं स्फूर्त कैसे होता है उसे हम कल समझेंगे। तो आइए आज दिन भर हम इन शिष्टताओं का अभ्यास करते और उसमें प्रयास करते हैं कि दिन भर हम सौम्य कैसे बने रहेंगे। आज की उपस्थिति के लिए फिर से धन्यवाद। नमस्कार। आज के दिन की मंगल कामनाएं। धन्यवाद भैया जी, सभी को नमस्ते।